नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, साथ ही साथ हमें जो हमारी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आपके सामने यहाँ डेलीज PYQs लेकर आ रहे हैं। साथियों, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते हैं। तो साथियों, जो हमारा दिसंबर सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हम बात करेंगे आज आपके सामने CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखते हैं कि आज हम कौन कौन से प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। आप सभी उनका फटाफट उत्तर देंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, डिस्ग्राफिया। ये अधिगम की जो अक्षमताएं हैं साथियों, उसके अंदर अनेक सारे इस तरह के पूछे गए हैं हमसे कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है। तो साथियों, एक प्रश्न आया है हमारे सामने, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है? देखिए, क्या एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है? जी नहीं। ये गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है? यह भी नहीं है साथियों। यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल राइट है साथियों, थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। डिस्ग्राफिया का मतलब है कि मैं कहूँ आपके सामने कि यह कौन सा विकार है? एक मोटा मोटा लिखने से संबंधित ये विकार है, लिखने से संबंधित विकार है। यानी कि लिखने में बच्चे को क्या होती है, यहाँ पर परेशानी होती है। जिस बच्चों को यहाँ पर अक्षरों को बनाने में और आकारों को बनाने में कठिनाई होगी, तो वह किसका विकार होगा? कौन से होगा? वह होगा डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया से संबंधित माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वह क्या कहलाता है साथियों? यानी कि हमें पूछा गया है कि प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षित करने का उपागम और असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन कहलाता है? जी नहीं। क्या वह सरवंदन कहलाता है? जी नहीं। विसर्जन कहलाता है? जी नहीं। कौन सा हो जाएगा साथियों? त्वरण, यानी कि गतिवर्धन। प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको आप जितनी, उनका जो हाई लेवल का जो माइंड होता है प्रतिभावान बच्चों का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी पाठ्य पुस्तकें, सारा टीचर्स, उसका स्कूल मटेरियल, टीचिंग मटेरियल सारा किस तरह का होना चाहिए? गतिवर्धन, यानी कि त्वरण तरीके से होना चाहिए, तभी वह सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएगा और कैच कर पाएगा। तो प्रतिभावान बच्चों के लिए कौन सा होगा? त्वरण और गतिवर्धन होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। कौन से होंगे इसमें साथियों? एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है, और आपको पता है समावेशी कक्षा के अंदर किस तरह का वातावरण क्लास के अंदर होता है। उसमें सभी तरह के बच्चे यहाँ पर होते हैं, जनरल बच्चे भी होते हैं और स्पेशल बच्चे भी यहाँ पर होते हैं। विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे उस क्लास के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वही समावेशी कक्षा होती है। और समावेशी कक्षा का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये कौन कह रहा है? ये NEP जो 2020 और हमारी जो 1986 की शिक्षा नीतियां हैं वो ये कहती है। तो साथियों, इनमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? इसमें सही पूछा है कि इसमें से राइट जो आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का प्रश्न हमें इनका जवाब देना है। बताइए साथियों, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल हमें करना चाहिए। क्लास के अंदर विविध दृष्टिकोण को शामिल करते हुए हमें समझाना चाहिए, बच्चों को अनेक सारे उदाहरण देना चाहिए। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की हमें क्या करनी चाहिए? जांच भी करनी चाहिए। लेकिन आगे आया कि विविधता को एक बाधा के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। यार, विविधता को हम बाधा के रूप में देख लेंगे तो हम बच्चों को किस तरह सिखा पाएंगे? जो बाधा अगर किसी बच्चे के सामने आती है तो उसे हम
एक टीचर का ये है कि उसको बाधा को दूर करे। बाधा जब तक दूर नहीं होगी तो बच्चा यहाँ पर सीख नहीं पाएगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ कट जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, शेषावस्था में सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। देखिए कि संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है शेषावस्था में, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि शेषावस्था में जो सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। देखिए शेषावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होगी नहीं होगी? साथियों सामाजिकरण की 2 इकाइयां हैं, 2 संस्थाएं हैं, एक तो है प्राथमिक और एक है द्वितीय। प्राथमिक में आप सबको पता है कि उसमें परिवार हैं, आस पड़ोस के आते हैं। किसमें आते हैं? प्राथमिक में। तो फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर सामाजिकरण की जो संस्थाएं होगी वो कौन सी होगी? माध्यमिक। इसे हम कह सकते हैं द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक या फिर माध्यमिक। तो प्राथमिक बाल्यावस्था में जब बच्चा स्कूल की एज बच्चे की मानी जाती है इसके अंदर, तो इसमें बच्चे के मित्र के ग्रुप बच्चे बनाता है। स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल के वातावरण में बच्चा डलता है, टीचर से मिलता है। तो ये द्वितीयक जो एजेंसी है सामाजिकरण की वह प्रारंभिक बाल्यावस्था की मानी जाएगी और शेषावस्था की प्राथमिक होगी। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वाइगोस्की के बारे में पूछ लिया गया है। हर बार प्रश्न आ रहा है कि वाइगोस्की के में से एक प्रश्न आना तय है, कोलबर्ग में से आना तय है, तो जीन पियाजे में से आना तय है। तो वाइगोस्की के अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं वाइगोस्की, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। देखते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अगला है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो कौन सा प्रश्न यानी कि प्रश्न का उत्तर होगा? बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा होगा? वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का पहले क्या होना चाहिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि भाषा विकास पर कौन जोर देते हैं? भाषा विकास पर वाइगोस्की जोर देते हैं। तो वाइगोस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है और संज्ञानात्मक जो विकास को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि जब बच्चे का बोलना सीख जाएगा, भाषा विकास हो जाएगा, तभी तो जो संज्ञानात्मक विकास को क्या कैसे बनाएगा? सुगम बनाएगा। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निशन डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, दोनों एक साथ ही यहाँ पर काम करते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? वाइगोस्की कह रहे हैं। वाइगोस्की साहब ये कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? देखिए सुनना कि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर पहले क्या करते हैं? बच्चे पहले अधिगम करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे पहले अधिगम करना सीखते हैं, उसके बाद बच्चों का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है साथियों? विकास होता है। जबकि ये कौन कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं वाइगोस्की। ये तो कह रहे हैं वाइगोस्की। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं साथियों? साथियों यहां देखिएगा आप, जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में पहले क्या होता है? विकास होता है। बच्चों में पहले विकास होता है, उसके बाद ही बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कहते हैं जीन पियाजे। तो ये दोनों में फर्क रखना है हमें, दोनों में अंतर हमें जानना है कि पियाजे क्या कह रहे हैं और वाइगोस्की क्या कह रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? वापस यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है कि समाज को लेकर कि इस समाज के अपेक्षाओं को हर बालक बालिकाओं को यहाँ पर खरा उतरना चाहिए। तो कोलबर्ग के जो नैतिक तर्क है सिद्धांत, उसमें कौन से स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है? क्या उत्तर सक्रियात्मक स्तर की, पूर्व प्रारंभिक स्तर की,
पूर्व सक्रियात्मक स्तर की या पारंपरिक स्तर की। साथियों बीच का लेवल पारंपरिक लेवल की यहाँ पर बात की जा रही है। इस एज के अंदर बच्चा सोशलाइजेशन करने शुरू कर देता है, समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना शुरू कर देता है। तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है अभिकथन। अभिकथन क्या कह रहा है देखिए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में सहायता करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल राइट है। जबकि कारण क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। जो सामाजिक संपर्क होता है उस जो सीखने में भी होगा और विकास का एक प्रमुख घटक भी माना जाएगा। कौन सा? सोशल जो संपर्क होता है, सोशल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो जो कारण भी इसका राइट हो जाएगा और अभिकथन भी राइट हो जाएगा, दोनों इसमें सही हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी यहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना है। विद्यार्थियों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, उन्हें ग्रेड देना। साथियों ग्रेड देने का काम नहीं करना है, इससे बच्चों में हीनता पैदा होती है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। देखते हैं, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना करना, एक मानक तय पैमाने से तय करना। साथियों बिल्कुल भी नहीं करना है, तुलना कभी नहीं करनी है। मानक और तय पैमाना नहीं हमें बच्चों को सामने प्रस्तुत करना है, हमें करना है थर्ड ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। कहाँ विद्यार्थी गलती कर रहा है, यानी कि आप उनकी गलती पकड़ के उनको आप फीडबैक देना है, यानी कि प्रतिपुष्टि बच्चों को प्रदान करनी है जिसके उपयोग से अधिगम यानी कि सीखने में, अधिगम का होता है मतलब सीखना, सीखने में सुधार होगा, सुधार के लिए किया जा सकता है। कौन सा होगा साथियों? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसकी बात की जा रही है? अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की जा रही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड नंबर। अगला है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक्य बनाना, शब्दों में चुटकुले और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो वो एज पूछी गई है हमसे कि कौन सी एज के अंदर बच्चे यहाँ पर चुटकुले, पहेलियाँ, छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। क्या वह 12 वर्ष की एज होगी, क्या वह 3 वर्ष की एज होगी, क्या वह 1 वर्ष की एज होगी, क्या वह 7 वर्ष की एज होगी? साथियों आपको मैं बता दूं 7 वर्ष की एज ही इसमें हो जाएगी कि इस एज के अंदर जो बच्चा होता है, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा आ जाता है, यानी कि 7 वर्ष का जो बच्चा है ये छोटे छोटे शब्दों को और मैं बात करूं वाक्यों को भी ये बोलना शुरू कर देता है। किसके माध्यम से? और इस एज के अंदर बच्चा स्कूल में भी जाना शुरू कर देता है, तो उसकी जो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। केरेल गिलिगन ने कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कौन सी आलोचना की है देखते हैं। कॉलबर्ग के जो नैतिक डेवलपमेंट की थ्योरी है, सिद्धांत है, उसकी आलोचना केरेन गिलिगन ने की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से की है, या फिर नारीवाद दृष्टिकोण से की है, या फिर आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर की है, या केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए बताया है। बताइए साथियों, बताइए कौन सा इसमें होगा? प्रश्न संख्या 10 के अंदर कौन सा जवाब आप देने जा रहे हो? केरेल गिलिगन ने जो बताया है लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक डेवलपमेंट के अंदर, वह नारीवाद दृष्टिकोण को लेकर इन्होंने इनकी आलोचना यहां पर की है। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा जीन पियाजे को लेकर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की एज बता दीजिए आप मुझे। कौन सी एज की बात की जा रही है? पूर्व सक्रियात्मक चिंतन यानी कि मैं बात करूं साथियों 2 से 7 वर्ष की। कौन सी? 2 से 7 वर्ष की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जो किसी भी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने
और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बताएं। कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण का कार्य संबंध, जी नहीं। केंद्रीयन, विकेंद्रीयन या पारगमन, यहां बात की जा रही है पूर्व सक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। साथियों, जीन पियाजे ने कहा है कि इस एज के अंदर बच्चा 2 से 7 वर्ष की स्टेज में होता है। तो इसमें बच्चा किसी भी वस्तु को, अगर बच्चे को आप मैं बताऊं तो अगर बच्चे को आप मोबाइल देंगे तो बच्चे का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, मोबाइल में क्या खेलना, गेम खेलना या फिर कार्टून देखना। इसके अलावा कोई टारगेट नहीं रहता बच्चे का। कौन सी एज में? इस एज में 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चा बस मोबाइल मिल जाए उसको कहीं से भी, वो क्या देखना शुरू कर देगा, कार्टून देखना शुरू कर देगा या फिर गेम खेलना शुरू कर देगा। इतने दुनिया भर की गेम डाल देगा मोबाइल में कि उनको डिलीट कर देते, हम थक जाते हैं। तो साथियों, ये एज होती है बच्चे की 2 से 7 वर्ष। तो इसमें बच्चा एक ही चीज पर फोकस करता है, उसको ये नहीं पता कि मोबाइल के कितने सारे फीचर्स हैं, हम इसका कितना यूज कर सकते हैं। तो बच्चा एक ही चीज पर ध्यान क्या कर रहा है, केंद्र कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? केंद्रीय हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? साथियों, यह जो सीडीपी के अंदर ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। तो हमें पूछा गया है आज ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल के बारे में पूछा गया है कि इसका उदाहरण कौन सा है। ग्रोस मोटर स्किल का मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर बच्चा ज्यादा मसल्स का यूज करके ज्यादा एक्टिविटी करता है। देख के प्रश्न देखते हैं, बुनाई करता है, तैरना या एक कागज के वृत्त की को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर बड़े आयत के रूप में रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर बच्चा करता है? इसमें बच्चा तैरने की एक्टिविटी करेगा, यानी कि स्थूल गति कौशल की बात की जा रही है जिसमें ज्यादा मसल्स का यूज होगा। क्या तैरने पर बॉडी का पूरा यूज होता है? नहीं होता है, होता है। और जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं वो आपके फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भौतिक वृद्धि और विकास के और देश सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है, उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर साथियों विकास का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने विकास के सिद्धांत पढ़े थे। उन्हीं सिद्धांतों में से ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या एकीकरण से यानी कि सरल से जटिल या विभेदीकरण जटिल से सरल की ओर होता है? जी नहीं। शीर्षगामी अवरोही से समीपस्थ आंतरिक से बाहरी की ओर ही होता है। देखिए साथियों, इसका मैं बताऊं आपको, शीर्षगामी का मतलब यह है कि सेफेलोकॉर्डल की बात की जा रही है। इसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा शीर्ष से पैर की ओर होगा, लेकिन समीपस्थ के अंदर यानी कि आंतरिक से बाहरी जिसे कहा जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। आपको दोनों टर्म आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में मिलेगी, इंग्लिश वाली उसमें क्वेश्चन में। तो शीर्षगामी और समीपस्थ दोनों आप याद कर लीजिए वृद्धि और विकास को लेकर। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न पूछ लिया गार्डनर का। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास देश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास देश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। यानी कि गार्डनर ने यहाँ आपको कितने प्रकार की बुद्धियां बताई है साथियों? हॉवर्ड गार्डनर ने सीडीपी के अंदर हमें 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है और उन्हीं बुद्धियों में से 2 बुद्धियां भी पूछ ली गई है। तो क्या भाषिक और अंतर्व्यक्तिगत होती है? दर्शन शास्त्र के पास दिक्स्थान या फिर अंतर्व्यक्तित्व होती है, अंतर्व्यक्तित्व या फिर दिक्स्थान होती है, अंतर्व्यक्तित्व या फिर भाषिक होती है। अब मूर्तिकार के पास मुझे ये बताएं, क्या भाषिक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मूर्तिकार के पास होगी दिक्स्थान और दर्शन शास्त्री के पास होगी अंतर्व्यक्तित्व। बताइए, आप सभी बताइए, 15 नंबर के क्वेश्चन में बताइए कि कौन सी इसमें होने वाली है। कि एक मूर्तिकार के पास यहां पर कौन सी होगी और एक दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि का यहां पर यूज किया जाएगा। दर्शन शास्त्री महोदय
अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि का यूज करेंगे तभी तो वह दर्शन यानी कि लेखन पाठन सामग्री का लिखेंगे। और जब एक मूर्तिकार है एक स्थान पर बैठकर उनका जो मूर्तियों को बनाना है वही तो ये करेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका 3rd नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक जो अधिगम है वह किस पर बल देता है देखते हैं। बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर? जी नहीं। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर? एक प्रक्रिया की बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर? तो इसमें कौन सा अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? कौन सा होगा साथियों इसमें? क्या आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर होगा, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर होगा, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर होगा? इसमें हो जाएगा साथियों 2nd नंबर ऑप्शन, सीखने में पुनर्बलन। जितना बच्चों को रेनफोर्समेंट हम देंगे, पुनर्बलन देंगे, उतना ही अच्छे से बच्चे लर्निंग कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पर बात की जा रही है, समस्या समाधान कौशल की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ध्यान पर केंद्रित करना, बिल्कुल भी नहीं। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, यह भी नहीं होगा। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, या फिर उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। साथियों, जब कोई भी समस्या हमारे सामने पैदा होती है या बच्चों के सामने पैदा होती है तो उसमें माइंड का यूज किया जाता है सबसे पहले, यानी कि समस्या को पहचाना जाता है तो बुद्धि का मंथन यहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद अनुमान लगाना ही पड़ेगा। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न हमारा है अभिकथन। अभिकथन और तर्क के ज्यादा प्रश्न पूछने लग गए हैं एग्जामिनर हमसे, सीबीएसई वाले। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल राइट बात की जा रही है कि शिक्षकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट करें। कारण क्या है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। जब बच्चे आंतरिक रूप से अपने आंतरिक भाव से सीखेंगे, पूरी लगन मेहनत से आप अगर मेहनत करोगे तो आप सीटेट का एग्जाम जरूर पास करोगे। यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या कौन सा हो जाएगा? क्या गलत बात है ये? जी नहीं, ये बिल्कुल राइट बात है और व्याख्या भी यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान यानी कि सीखने के दौरान योगदान नहीं देती? नेगेटिव पूछा है कि नहीं देती। संगठन, वैचारिकता, वर्गीकरण या गैर प्रासंगिकरण? साथियों संगठन भी सीखने में मजबूती प्रदान करता है, वैचारिकता भी करती है और वर्गीकरण भी करता है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण नहीं करता है। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? या फिर कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले एक बार प्रश्न पर वापस पढ़ लीजिए कि ऐसा उदाहरण इन चारों में से हमें चुनना है जिसमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। तो कौन सा हो जाएगा? मेरे हिसाब साथियों इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यह विद्यार्थियों के अंदर आना ही चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है?
आंतरिक आरोपण की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अपनी गलती को शिक्षक पर थोप रहे हैं, ये नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। खुद की कमी को दूसरे पर नहीं थोपा जा रहा है, खुद पर ही स्वीकार की जा रही है। बात बिल्कुल सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। कहीं शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। बिल्कुल भी नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। जी नहीं, सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि खुद की, अगर परीक्षा में स्टूडेंट फेल हुआ है तो क्या कह रहे हैं कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मेरी यही कमी है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक छोड़ दिए और उन्हीं में से ज्यादा प्रश्न आ गए और मैं कुछ अंकों से वंचित रह गया है। तो जो विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का सबसे मजबूत उदाहरण होगा, ऑप्शन होगा सेकंड नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अभिकथन पूछ लिया है। अभिकथन ए, बहुत ही कम आयु में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये करते हैं नहीं करते हैं? आप भी अपने फैमिली के अंदर यही, जो लड़कियां होती है वो गुड़िया के साथ खेलना पसंद करेगी, और जो छोटे लड़के होते हैं वो कारों के साथ यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या कह रहा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की से क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार ही क्या करते हैं, व्यवहार भी करते हैं। तो अभिकथन और कारण के अंदर क्या फर्क है बताइए साथियों। आपके सामने प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? क्या दोनों गलत हैं? जी नहीं, दोनों गलत नहीं हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी आपस में कर रहे हैं। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे अलग अलग तरीके से, एनवायरनमेंट में बच्चे अपना क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वाइगोस्की के अनुसार पूछ लिया गया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की की बात की जा रही है तो हमें प्रश्न भी का उत्तर भी उसी हिसाब से देना है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम, बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें? वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभा रहा है? मूर्त पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं होगा और मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं होगा। इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा साथियों। इसमें हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, यानी कि सहकर्मी सहयोग। सभी जो क्लास के अंदर अगर बात की जाए तो सारे जो स्टूडेंट होते हैं आपस में पीयर ग्रुप्स बना के अनेक चर्चाओं, क्लास के अंदर अनेक सारी चर्चाएं करके ही क्या कर सकते हैं, अपना जो भी होती है उनको डेवलपमेंट, उनकी जो योग्यता होती है सबके बारे में जान सकते हैं। विविध पृष्ठभूमि से कक्षा के अंदर बच्चे आते हैं तो उनकी सबकी योग्यताओं का यहाँ पर पता चलता है और बच्चा यहाँ पर खुलकर अपनी बात टीचर से कर पाता है। तो सहकर्मी सहयोग 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वही वाइगोस्की का आ गया। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य की बात की गई है। आंतरिक वाक्य मतलब इनर स्पीच की यहाँ पर बात की जा रही है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। सेकंड, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। विकासात्मक देरी का संकेत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ये ले वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया गया था उसी सिद्धांत के अनुसार साथियों हमें ये बताना है कि वाइगोस्की के अनुसार इसमें बच्चे जो इनर स्पीच की बात की जा रही है, आंतरिक वाक्य की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों 4 नंबर का ऑप्शन, यानी कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आंतरिक वाक्य के अंदर बच्चा क्या करता है कि अपनी एक्टिविटी भी जारी रखता है और खुद से खुद ही बातें भी करता जाता है। ये प्रश्न साथियों बार बार रिपीट हो रहा है सीटेट की एग्जाम के अंदर। ये मैं बात करूं 2023 में भी पूछा गया था और यही प्रश्न साथियों 7 जुलाई 2024 की एग्जाम के अंदर भी डायरेक्ट पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है।
यानी कि शर्ट का जो बटन होता है साथियों, इस बटन की यहाँ पर बात की जा रही है कि 4 वर्ष की एज पहले दे दी एग्जामिनर ने, देखिए आप 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में सहायता करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की कोण की विशेषता है। यानी कि साथियों मैं आपको बताऊं 4 वर्ष की अगर बात की जा रही है तो जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के अंदर जो बच्चा होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर होगा नहीं होगा। इसमें बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर माना जाता है। और इस एज के अंदर मैं बताऊं साथियों, बच्चे के अंदर सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो ये पूछा गया है कि उसकी सोच की विशेषता हमें पूछी गई है। तो अब ऑप्शन पर आते हैं और देखते हैं। पहला, पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीय या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा जीववादी चिंतन की यहाँ पर बात की जा रही है। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर बच्चा यहाँ पर अंतर नहीं कर पाता है। उसको लगता है यहाँ 4 वर्ष की अर्पणा को यहाँ लग रहा है कि बटन जिंदा है, तभी शर्ट को यहाँ पर ये रोके हुए है, बांधे हुए है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वालीनता का मतलब होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो विद्यार्थी होते हैं साथियों, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, उन विद्यार्थियों की यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है, जी नहीं। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता होती है, ये भी नहीं होगा। बार बार दोहराओ और आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल राइट साथियों, 3rd नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि ऑटिज्म जो वाले विद्यार्थी हैं वो बार बार क्या करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वाक्यों को दोहराते हैं, तो वो ऑटिज्म की श्रेणी में आते हैं। 3rd नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अभिकथन आ गया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों में विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात यहां पर की जा रही है। कारण क्या है? कारण देखते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में सोचने से अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध भी करते हैं। तो इसमें क्या अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है साथियों, दोनों के दोनों सत्य बात कह रहे हैं कि विविध पृष्ठभूमि से जो बच्चे कक्षा के अंदर आते हैं तो वह समालोचनात्मक चिंतन के रूप में उन्हें हर प्रकार की जो परिस्थिति है कक्षा के अंदर एक टीचर को उनके सामने रखनी चाहिए और उनसे बच्चों को क्या करना चाहिए, जागरूक करवाना चाहिए। तभी बच्चे अपनी जो सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है और क्षमताएं हैं, उनमें क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे और विकास उनका हो जाएगा। तो दोनों इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी इनकी हो रही है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम यानी कि सीखने का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना चाहिए, बिल्कुल भी रटना नहीं चाहिए। यंत्रवत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनना चाहिए। देखते हैं, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, जी नहीं। समालोचनात्मक चिंतन का विकास कौन सा होगा इसमें साथियों। प्रश्न संख्या आपके सामने 28 है और इसका उत्तर आप सब यहां देने वाले हैं। 28 के अंदर हो जाएगा साथियों, यानी कि सीखने का सबसे जो बेस्ट यहाँ पर तरीका है, प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तभी क्या लर्निंग अच्छे से यहाँ पर हो पाएगी। तो आंसर आपके सामने है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। साथियों, हम जितने ज्यादा समालोचनात्मक चिंतन का यूज करवाएंगे बच्चे से, बच्चा उतना ही क्या कर पाएगा, अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, कौन सी अवधारणा, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन,
सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ाती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। जब बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से कब सीख पाएंगे? जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे। साथियों, आप मुझे बताएं, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो ये एक कौन सा क्रम है? ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का क्रम है। और इन्हीं के माध्यम से बच्चों के सामने पहले जो सामान्य क्रियाएं हैं, यानी कि सरल एक्टिविटी है, वो रखनी चाहिए। उसके बाद ही कठिनाई स्तर पर बच्चों को पहुंचाना चाहिए, तभी बच्चे आसानी से उसको कर पाएंगे। अगर शुरुआत में ही बच्चों के सामने कठिनाई स्तर हम ला देंगे तो वह प्रभावी ढंग से सीख नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या बताती है? फर्स्ट ऑप्शन, जो सीखने की शैलियों में विविधता है उसको हमें महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है साथियों, देखते हैं भी। उपेक्षा की जानी चाहिए। साथियों, उपेक्षा हमें नहीं की जानी चाहिए, इसको यही काट सकते हो आप। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। रखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए, बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। साथियों, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि जो भी विविधता है कक्षाओं के अंदर, सारे यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, सबकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसको ध्यान में रखते हुए कक्षा के अंदर उनको सबको महत्व देना चाहिए, एक टीचर को यहाँ, और विविधता के प्रतिबिंब के रूप में यहाँ देखना चाहिए। सारी बातें उनसे करना चाहिए ताकि अच्छे से बच्चों को क्या हो सके, विकास हो सके। तो साथियों, आज आपके सामने सीटेट की जो सीडीपी की पीवाईक्यूज की हमने बात की, तो आप सभी ने मेरे हिसाब से 27-28 नंबर तो इसमें टिक कर दिए होंगे, यानी कि 30 में से 30 प्रश्नों की हमने आपके सामने सीडीपी की बात की है। इन 30 में से आपने मेरे हिसाब से 27 से 28 या कोई तो 30 प्रश्न भी सही कर लिए होंगे। साथियों, आप तैयारी को ऐसे ही जारी रखें और इस तरह के पीवाईक्यूज है हम आपके सामने और लेकर आएंगे। आप लगातार बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल से, और आप सभी अच्छे ढंग से मेहनत करें। इस बार ज़रूर सीटेट पास होगा हमारा, ताकि आने वाली जो डीएसएसबी और केवीएस की जो वैकेंसी है उसके लिए हम पात्र हो जाएं और आप सभी की यहाँ पर जॉब लगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।